नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं ज्ञान की बात लेकर। जहां दोस्तों चर्चा करने वाले हैं आज एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिस प्रोजेक्ट को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, यानी नए संसद भवन के निर्माण की बात कर रहे हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर है। तो आखिर जब पुराना संसद भवन में कोई खराबी नहीं है तो नए संसद भवन की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई है, क्यों सरकार इतने बड़े अमाउंट को इस प्रोजेक्ट पर खर्च करना चाहती है। सरकार चाहे तो ये पैसा किसी दूसरे मद में खर्च कर लोगों के कल्याण के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर क्यों कर रही है, इन तमाम बातों से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसको शामिल किया गया है और उसके तहत क्या कुछ जानकारी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नए संसद भवन के निर्माण से जुड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। आखिर क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इससे आपको अवगत कराते हैं। साथ ही साथ बताते हैं कि पुराना संसद भवन जो है उसको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है और कब बनाने की ये जो चीजें हुई थी वो कब आई थी। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी जिसके तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ के आसपास बने सरकारी भवनों का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का पुनर्निर्माण किया जाना है। इसके अलावा नए आवासीय परिसर के निर्माण का प्रस्ताव भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है। इस नए आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा सभी मंत्रालय और विभागों को समायोजित करने के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण भी किया जाना है। ये तो इसकी बेसिक पृष्ठभूमि है कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। आपको बता दें कि दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया। यानी वर्तमान में जो संसद भवन है वो संसद भवन 1911 के आसपास जब दिल्ली स्थानांतरित हो गया था कैपिटल अपना, तब ये चलन शुरू हुआ था और उस समय जो अभी संसद भवन है उसको बनाने का श्रेय एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया जाता है। इसीलिए अभी के जो पुराना संसद भवन है उसको लुटियंस हॉल के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के प्रमुख तथ्य क्या है, यानी क्या क्या चीजें इसके अंदर बनने वाली हैं, उन चीजों से आपको अवगत करा देते हैं। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण किया जाना है, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा। नया आवासीय परिसर का भी प्रस्ताव है जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा कई नए कार्यालय भवन भी इसके तहत बनाए जाएंगे और ताकि सभी विभाग इसमें समायोजित किए जा सके। अगली बात क्या है इसके अंदर तथ्य में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत राशि है वो 20,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से करीब 1,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। परियोजना के 2024 में पूरा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास भी किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में धन की बर्बादी नहीं है बल्कि इससे धन की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराए पर खर्च होते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला होगा और इसे बनाने में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संभावना है कि इसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन त्रिभुज के आकार का होगा। नए संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता हो गई, यानी कह सकते हैं कि जो पुराना संसद भवन है उसमें जगह कम पड़ रही है, इसलिए भी सरकार की योजना है। वहीं संयुक्त सत्र में इसे 1224 सदस्यों तक बढ़ाने का विकल्प भी रखा जाएगा। राज्यसभा के सदन में कुल 384 सदस्य बैठ सकेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें भी जगह बढ़ाने का विकल्प रखा जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदन में कुल 543 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। वर्तमान के संसद भवन को मॉडर्न कम्युनिकेशन और भूकंप रोधी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपग्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इस 93 साल पुराने भवन को नुकसान पहुंच सकता है। वर्तमान का हमारा संसद भवन ब्रिटिशों के जमाने में बना था। इसका शिलान्यास 1921 में हुआ था। अब जान लेते हैं कि आखिर इस नए संसद भवन की आवश्यकता पर केंद्र सरकार ने और क्या कुछ तर्क दिया है, क्या बातें कही हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, या जो नया संसद भवन बनने वाला है उसमें क्या क्या खासियत होगी, उन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी वाली खबरें भी हम रोज़ आप तक पहुंचाते हैं और आगे भी इस तरह की खबरें आपको मिलती रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ आप अगर कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें। आइए जान लेते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में क्या तर्क दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। दरअसल वर्तमान संसद भवन का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ था, जिसका निर्माण वर्तमान द्विसदनीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं किया गया था। दूसरी बात इसमें आती है कि स्थान की कमी की बात। दरअसल भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाने की संभावना है, जिससे संसद में सदस्यों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। वर्तमान सदन संसद की संयुक्त बैठक के अनुकूल नहीं है। संयुक्त बैठक के दौरान अनेक सदस्यों को प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठना पड़ता है। तीसरी बात इसमें है सुरक्षा की चिंताएं। दरअसल मौजूदा इमारत अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है। पानी और सीवर लाइनें भी बेतरतीब हैं और यह अपनी विरासत की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। वर्ष 2001 के संसद पर हमले के मद्देनजर सुरक्षा की चिंता इसकी कमजोर प्रकृति को दर्शाती है। यह भूकंप रोधी भी नहीं है। अगली बात आती है कि आखिर इस पर लागत लाभ क्या होने वाला है। दरअसल कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों के लिए किराए का भुगतान सरकार को करना पड़ता है। नया भवन तथा एक नया केंद्रीय सचिवालय बनने से इस लागत में कमी आ जाएगी। अगली तथ्य जो रखी गई इसके सामने केंद्र सरकार के द्वारा वो ये है पर्यावरणीय लाभ इसका क्या मिलने वाला है, यानी इसके बनने से पर्यावरण को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। विभिन्न मंत्रालयों तक आने जाने के लिए लोगों और अधिकारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे यातायात और प्रदूषण भी बढ़ता है। इस परियोजना में मेट्रो स्टेशनों के इंटरलिंकिंग का भी प्रस्ताव है, जो वाहनों के उपयोग को कम करेगा। आखिर इस प्रोजेक्ट की आलोचना इतनी क्यों की जा रही है, जब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लाभ के बारे में इतने सारे तर्क दिए या इसकी आवश्यकता के बारे में इतने सारे तर्क दिए, तो इसकी आलोचना के पीछे का क्या कारण है उससे आपको अवगत करा देते हैं। दरअसल इस पुनर्विकास परियोजना में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। वैश्विक महामारी के दौरान इतनी बड़ी राशि व्यय करना उचित निर्णय नहीं है। इससे परियोजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगाया जा रहा है। अनेक पर्यावरणविदों ने परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण, यातायात तथा प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन की कमी को लेकर भी सवाल उठाया है। व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण से क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मंत्रालयों व विभागों के कार्यालय स्थापित होने से इस क्षेत्र को आम जनता के लिए
प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये सब प्रमुख वजहें हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है या फिर इसकी आलोचना की जा रही है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। ऐसी ही जानकारियां आपको अगर चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ज्ञान की बात में अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए ज्ञान की बात के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।